देश के 47% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। जी हाँ, 643 मंत्रियों में से 302 मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है और 174 पर तो मर्डर, अपहरण और रेप जैसी गंभीर अपराधों में मामले दर्ज है। ये लोग हमारे देश की सरकार चला रहे हैं दोस्तों, हमारे भविष्य का फैसला कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में अपनी सत्ता सौंप सकते हैं? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है और जो नतीजे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 47% मंत्रियों यानी लगभग आधे मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है दोस्तों। इनमें से 174 मंत्रियों पर मर्डर, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले दर्ज है। सोचिए, ये वही लोग हैं जो कानून बनाते हैं, जो हमें सुरक्षा देने का वादा करते हैं, लेकिन अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने लगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि यह मामला कोई छोटे मोटे नहीं है। मर्डर, अपहरण, रेप जैसे संगीन अपराधों की बात हो रही है और ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि मंत्रियों ने खुद अपने शपथ पत्रों में स्वीकार किया है। तो सवाल उठता है दोस्तों, क्या हमारी राजनीतिक में नैतिकता बची है या सिर्फ पावर और पैसों का खेल बनकर रह गया है? लेकिन रुकिए दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अब हम एक एक करके हर बड़ी पार्टी को बेनकाब करेंगे। कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को पनाह दे रही है, कौन सी पार्टी नैतिकता के नाम पर सिर्फ ढोंग कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की। भाजपा के पास 336 मंत्री है और इनमें से 136 यानी 40% मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है और 88 मंत्रियों यानी 26% पर मर्डर और अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज है। दोस्तों, ये वही पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन क्या ये विकास क्रिमिनल को बढ़ावा नहीं देती है? अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस के 61 मंत्रियों में से 45 मंत्रियों यानी 74% मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है और 18 मंत्रियों यानी 30% मंत्री पर गंभीर मामले दर्ज है। 74% यानी 3/4 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। ये वही पार्टी है जो खुद को देश की सबसे पुरानी और नैतिक पार्टी बताती है, लेकिन ये आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्या कांग्रेस का हाथ अब क्रिमिनल का साथ बन गया है? ये लोग हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाते तो हैं, लेकिन खुद के दामन पर इतने सारे दाग क्यों लगे हुए हैं भाई आपके? अब बारी है डीएमके की। तमिलनाडु की इस पार्टी के 31 मंत्रियों में से 27 मंत्री यानी 87% मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है और 14 मंत्रियों यानी 45% पर तो गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। 87% लगभग हर मंत्री पर कोई ना कोई केस दर्ज ही है। ये लोग तमिलनाडु के सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्या ये सरकार जनता के लिए है या अपने अपराधों को छिपाने के लिए? डीएमके के इन मंत्रियों को देखकर तो लगता है कि अपराध और राजनीतिक बस एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर रह गया है। अब बात करते हैं टीएमसी की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी, इनके 40 मंत्रियों में से 13 यानी 33% मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है और 8 मंत्री यानी 20% पर गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। ममता दीदी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन उनकी पार्टी के मंत्रियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज है दोस्तों। क्या यही टीएमसी का मां माटी मानुस या सिर्फ एक जुमला का नारा है? और अब चौंकाने वाला नाम टीडीपी का है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, इनके 23 मंत्रियों में से 22 मंत्रियों यानी 96% मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है और 13 मंत्रियों यानी 57% पर गंभीर मामले दर्ज है दोस्तों। 96% यानी लगभग पूरी पार्टी ही क्रिमिनल से भरी पड़ी है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू खुद को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन क्या ये विकास अपराध का है? क्या ये लोग जनता की सेवा करने आए हैं या अपने केस छिपाने के लिए सरकार चला रहे हैं? अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली थी, लेकिन इनके 16 मंत्रियों में से 11 मंत्री यानी 69% पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है और 5 मंत्रियों यानी 31% मंत्रियों पर गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। वाह केजरीवाल जी वाह, आप तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लेकिन आपकी पार्टी के मंत्रियों पर तो मर्डर और अपहरण जैसे केस दर्ज है। क्या यही है आपका स्वच्छ राजनीति का मॉडल? दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये हमारी राजनीति का कड़वा सच है। हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, टीडीपी हो या आम आदमी पार्टी, सबने क्रिमिनल्स को गले लगाकर रखा है। और ये सिर्फ छोटे मोटे मामले नहीं है। मर्डर, अपहरण, रेप जैसे संगीन अपराधों की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है, क्रिमिनल को बार बार टिकट क्यों दिया जाता है? क्यों ये लोग हमारी सरकार में बैठे हुए हैं? क्या हमारी जनता को सिर्फ
जुमलों से बहला दिया जाता है। दोस्त, अब बात करते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि एक क्रिमिनल सिर्फ एक दो राज्यों तक सीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 11 राज्यों में 60% से ज्यादा मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। लेकिन हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड जैसे राज्य जहां एक भी मंत्री पर दाग नहीं लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी राजनीतिक में क्रिमिनल का बोलबाला क्यों है। इसका जवाब है पावर और मनी का गठजोड़। राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है क्योंकि वो जीतने वाले उम्मीदवार हो, उनके पास पैसा हो, मसल पावर हो और स्थानीय प्रभाव हो। लेकिन ये प्रभाव किस काम का? अगर ये लोग अपराधी हैं तो क्या ये जनता के हित का काम करेंगे या फिर अपने ताकत और दौलत को बढ़ाने में लगे रहेंगे? ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। अगर हमारे नेताजी ही अपराधी होंगे तो हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें यही सिखाएंगे कि अपराध करके भी सत्ता हासिल की जा सकती है? नहीं, हमें जागना होगा, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। अगली बार जब आप वोट देने जाए तो इन आंकड़ों को याद रखिए, अपने उम्मीदवार के बैकग्राउंड को चेक कीजिए, एडीआर की वेबसाइट पर जाइए और उनके शपथ पत्र को पढ़िए। और अगर कोई क्रिमिनल उम्मीदवार हो तो उसे वोट देने से पहले 100 बार सोचिए कि इसके हाथों में हमारा भविष्य का निर्माण कैसा होगा। देश की राजनीति को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम चुप रहे, अगर हमने सवाल नहीं उठाए तो एक क्रिमिनल हमारी सरकार में बैठकर हमारे भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे जैसे करते आए हैं। तो आइए इस काले सच को हर कोने तक पहुंचाइए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक जंग है, हमारी लोकतंत्र को बचाने की जंग। हमारी ताकत हमारी आवाज है, हमारा वोट है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए।